बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? टुडे आवर लेक्चर अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 4। सो थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं और हम देखते हैं कि हमने आज इसके बारे में क्या पढ़ना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर नंबर 2 में से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो इसमें से बहुत ज़्यादा बनता नहीं है, तो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो हमें इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए और MCQs भी इसमें से बहुत बनते हैं ग्राफी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में से, और इसके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्यों यूज़ होते हैं, हम किस लिए ग्राफ्स बनाते हैं स्टैट्स में, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसको किस तरह किन किन डाटा पे हम कौन कौन सा ग्राफ बनाते हैं, तो इन सब को हम देखेंगे। देयर आर रीजंस ऑफ ड्राइंग ग्राफ्स। वो कहते हैं बहुत सी रीजंस होती हैं आपके डाटा को जो है वो ग्राफ बनाने की। सिंपल ग्राफ से मोर देन 20 पेज ऑफ प्रॉज, मतलब कि अगर आप अपनी बहुत ज़्यादा 20 या 30 पेजेस की थ्योरी लिख रहे हैं या डाटा दे रहे हैं तो वो सारा आपको रीड आउट करना होगा, लेकिन उसकी जगह जब आप ग्राफ जो होते हैं ना आपने बनाया है तो आपको एक ही ग्राफ में समझ आ जाएगी कि ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है, ठीक है। मैनी ग्राफ जस्ट प्रेजेंट आ समरी ऑफ डाटा। कुछ ग्राफ सिर्फ ये होते हैं कि हमें डाटा की समरी दे रहे होते हैं, हैज़ बीन कलेक्टेड टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर थ्योरी, कि हमने जो इतना ज़्यादा डाटा या ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किया है तो उसका मेन थीम क्या है, उस मेन थीम को हम अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बयान कर जाते हैं। और जो देखने वाले लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, लेकिन वो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझ आते हैं कि ये क्या चीज़ है और किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। The graphic representation of the data should be locked in the procedure for the formulate statistical analysis। अब स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में जब हम बनाने से पहले हमने बहुत से ग्राफ यूज़ करने होते हैं, तो हमें उनके कॉमन यूजेस भी पता होने चाहिए कि उसके कॉमन यूजेस कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन यूजेस ऑफ ग्राफ्स के जो हैं वो यूज़ करने के कौन कौन से इस्तेमालात हैं वो हम पढ़ लेंगे। फर्स्ट हमारे पास है ग्राफ्स आर यूज़फुल फॉर चेकिंग अजम्पशंस। जो हम मफरूज़ात अपने बना रहे होते हैं, हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन, उनको चेक करने के लिए बहुत बेस्ट है। मेड अबाउट द डाटा द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम्ड। मोस्टली जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं हमने ये देखना होता है हमारा डाटा सिमेट्रिकल है, स्क्यू सिमेट्रिकल है या लेप्टोकॉटिक है, प्लेटोकॉटिक है, मतलब उसकी क्या शेप्ड है। तो उसके लिए फिर हम अपनी ग्राफ्स पहले बना के देखते हैं कि हमारी शेप ऑफ जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन रही है। द ग्राफ प्रूव्ड आ यूजफुल subjective impression as to what the result of the format analysis should be. This survey as a check on calculation and statistical methodology use. Always believe your common sense before arithmetic mean collection, because for some problem calculation will be obviously from a graph. मीन्स ग्राफ प्रोवाइड, मतलब ये हमें एक सब्जेक्टिव जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, इम्प्रेशन दे रहा होता है। एनालिसिस जब हम करते हैं हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी लगाती हैं, जैसे मीन मीडियन मॉड क्या होगा, हमारे मुल्क में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने जो हैं वो अनपढ़ हैं, उसको अगर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया होएगा तो वो देख कर ही पता चल जाएगा उससे कि उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं या अर्थमेटिक मीन वो हम अपने ग्राफ्स को देख कर समझ सकते हैं कॉमन सेंस के थ्रू। नंबर 3, ग्राफ्स ऑफन सजेस्ट the form of a statistical analysis to be carried out, particularly the graph of model fitted to the data. ग्राफ ऑफन सजेस्ट, जब हम ग्राफ बनाते हैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में, स्टेटिस्टिकल तजज़िया में, तो हमें उससे ये पता चलता है कि इस डाटा पे कौन सा मॉडल फिट होगा, हम कौन सा मॉडल या कौन सा ग्राफ इस पर बना सकते हैं। मीन्स कि हम डाटा की नौयत समझ रहे होते हैं। ग्राफ्स गिव आ विजुअल मतलब कि हम नज़री तौर पर चीज़ नज़र बजाय, जैसे मैं आपको ये पूरी प्रेजेंटेशन बना रही हूँ तो इतनी आपको अच्छी नहीं लग रही होगी जितनी जैसे हम इनकी आगे शेप्स देखेंगे और ग्राफ्स बने तो वो हमें ज़्यादा विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, हम ज़्यादा अच्छे से उसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक छोटे बच्चे को आप बिठा दें, उसको APPLE एप्पल लिख के दिखा दें तो वो उसको इतने गौर से नहीं देखेगा जितना कि एप्पल की पिक्चर को, और वो एक विजुअल डिस्प्लेन होती है। तो हम इसीलिए जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डिस्प्ले करना होता है, हम ग्राफ्स भी स्टैट्स में यही काम करते हैं। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है तो वो हमें बड़े अच्छे से जो है, एक तो हम उसको अटेंटिव देखते हैं और दूसरा हमें अपनी जो उसमें से इंफॉर्मेशन होती है वो भी मिल जाती है। एनालिसिस टू द रीडर क्योंकि हो सकता है जो रीड कर रहा है
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को, उस डाटा को उसने हो सकता है स्टैट्स पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लेकिन मे बी उसको थ्योरी इतनी समझ ना आ रही हो, लेकिन जैसे ही वो ग्राफ देखेगा बना हुआ, एक डायग्राम देखेगा, तो उसको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी, अच्छा इसमें ये चीज़ें बताई हैं। ईजिली अंडरस्टैंडेबल एंड मोर अट्रैक्टिव, हमारे लिए अट्रैक्टिव होती है और ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आ जाती है। Some graphs are useful for checking the variability in the observation and outlier can be easily detected. कुछ ऐसे जो हैं वो हमारे पास ग्राफ्स होते हैं जो बड़ी जल्दी हमें वेरिएबिलिटी चेंज आ रहा हो या आउटलायर आ रही हो इजीली बता देते हैं। जैसे आप फ़र्ज़ कर लें, आप क्वांटिटी डिमांड का एक कर्व बना रहे हैं या क्वांटिटी सप्लाई का ख़त तलब या ख़त रसद बना रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ी जल्दी पता चलता है कि कीमतें बढ़ रही हैं या गिर रही हैं। तो वही चीज़ें हम अपनी स्टैटिस्टिक्स में अब देखते हैं। आउटलायर आर द डाटा। आउटलायर क्या होती है? आउटलायर मीन्स ऐसी वैल्यू जो या तो आपके डाटा में बहुत ही ज़्यादा बड़ी आ जाए या बहुत ही छोटी आ जाए, उस वैल्यू को हम कहते हैं जो आपके डाटा से मैच ना कर रही हो, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि वो हमारे पास आउटलायर है। विच आर हाईली इनकॉन्सिस्टेंट विच द मेन बॉडी ऑफ द डाटा, जो डाटा के साथ मैच नहीं कर रही होती, दीज में अराइज्ड बिकॉज ऑफ मिस्टेकन इन कॉपी कोडिंग आर में, मतलब उसको उसमें सेट करने में प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी डाटा में आ जाती हैं, इफ़ेक्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द ड्राइंग ग्राफ्स को ड्रॉ करने के कौन से पॉइंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे माइंड में होने चाहिए जब हम एक ग्राफ बना रहे हों, ठीक है। देयर आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स वर्ड्स कीपिंग इन द माइंड व्हेन ड्राइंग ग्राफ्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर क्लियरली लेबल एक्सिस विद द नेम ऑफ द वेरिएबल्स एंड द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। सबसे पहले तो वो आप जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं तो उन एक्सिस को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करें कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या रखना है और वाई एक्सिस पे क्या रखना है। कीप द यूनिट अलोंग ईच एक्सिस यूनिफॉर्मली रिगार्डलेस ऑफ द स्केल चूजन फॉर द एक्सिस। फिर जब आप अपना स्केल रखते हैं, मतलब आप अपना डिफरेंस बना रहे होते हैं 2, 4, 3, 5 का, तो अपना जो स्केल रख रहे हैं वो भी आपका बिल्कुल लेवल का स्केल होना चाहिए। कीप द डायग्राम सिंपल, आपकी डायग्राम बहुत सिंपल होनी चाहिए। अवॉइड एनी अननेसेसरी डिटेल, अपनी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी लिख लिख के जो है वो डायग्राम को बहुत ज़्यादा भर ना दें, सिर्फ वही चीज़ें लिखें जो कि आपको पता है कि इसमें ज़रूरी हैं। अ क्लियर एंड कोई टाइटल, आप बहुत अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट और छोटा सा टाइटल दें उस ग्राफ का, जो कि छोटा सा हो पढ़ने में, और ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ के फ़ौरन ही पता चल जाए कि ये ग्राफ किस चीज़ का है, मतलब वो आपके डाटा को टोटली जो है वो रिप्रेजेंट करे। If the data on different graphs are to be measured, always use identical scale। अगर आपका जो डाटा है वो डिफरेंट ग्राफ्स उससे बना रहे हैं, तो आप मतलब 2-3 ग्राफ्स आपने उसके बनाए हैं, तो आपको चाहिए कि आप बड़ा आइडेंटिकल स्केल रखें, एक ही स्केल रखें। इन द स्कैटर प्लॉट डोंट ज्वाइंट अप द डॉट्स। जब आप स्कैटर प्लॉट बना रहे होते हैं, स्कैटर डायग्राम ऐसी डायग्राम होती है जिसमें हम जस्ट डॉटेड लगाते हैं एक्स और वाई वैल्यू, उनको कभी भी लाइन के साथ मिलाना नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एक रफ लाइन गुजरती है। दिस मेक इट लाइकली दैट यू विल सी अ पैटर्न इन एनी रैंडम स्कैटर ऑफ पॉइंट्स। आप अपने पॉइंट्स के सिर्फ उसका पैटर्न देख रहे होते हैं, ना कि आप उसको जो है वो बहुत ज़्यादा उसको मिलाना होता है आपने। अभी हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट जब हम आगे जाएंगे तो स्कैटर प्लॉट भी हम बनाकर देखेंगे। द जनरलाइज अप्रोच विच शुड बी यूज टू एनालाइज द डाटा इन इज एज फॉलोज। कंस्ट्रक्ट एन अप्रोप्रिएट डायाग्राम। कहता है कि जनरल अप्रोच शुड बी यूज टू एनालाइज द डाटा। डाटा को यूज़ करने के लिए आप कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं? जनरल अप्रोचेज़ में हमारे पास जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्ट एन अप्रोप्रिएट डायाग्राम, एक डायाग्राम जो उस पर बन रही हो वो अच्छी बनाएं। समरी ऑफ द डाटा एंड कम टू एन इनिशियल इम्प्रेशंस कंसर्निंग द क्वेश्चंस पोज्ड। अपने क्वेश्चन जो आपने पोस्ट करने हैं, जो आपसे पूछा जाए, उसकी समरी है, जो मतलब उसके मेन पॉइंट्स हैं, वो आप उस पर लोकेट करें। दिस इज़ नोन एज एक्सप्लेनेटरी डाटा एनालिसिस। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास डाटा एनालिसिस। फॉलो दिस अप विद एन अप्रोप्रिएट फार्मूलेट एनालिसिस ऑफ डाटा। फिर आपने अपने माइंड में जो भी डाटा यूज़ करना है, उसके जो तजिया उस पर अप्रोप्रिएट मुनासिब होनी चाहिए, जो भी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द फार्मूलेट एनालिसिस विद योर इनिशियल इम्प्रेशन, मतलब जो आपने पहले अपनी मुशाहिदात और रिज़ल्ट लिए हैं उससे, और जो आपके निकले हैं उनसे आपने उसको कंपेयर करना है। दिस मेथड डिस्क्राइब्ड हेयर आर अप्रोप्रिएट फॉर डाटा ऑन अ सिंगल वेरिएबल। लेकिन ये सारी चीज़ें सिंगल वेरिएबल पे होती हैं। जब आपने जो है वो मल्टी या डबल पे काम करना है तो फिर ये अप्लाई नहीं होता। सो
नेक्स्ट हम सबसे पहले देखने लगे हैं 2.6.1 टॉपिक सिंपल बार डायग्राम। इसकी आपने डेफिनेशंस पढ़नी होती है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस चैप्टर में से डेफिनेशंस दी जाती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आती, लेकिन इसकी जो चीज़ें हैं वो थर्ड चैप्टर में यूज़ हो रही होती हैं। तो हमारा जो ज़्यादा कंसर्न है इस चैप्टर में वो हमारा थ्योरी को स्टडी करना ज़्यादा कंसर्न है कि हम थ्योरी अच्छे से स्टडी करें और डेफिनेशंस और चीज़ों को बनाना सीख लें। मतलब एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफएससी के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसीलिए बताया जाता है कि बच्चों के बाद कंसर्न हो इस चीज़ का कि हमारे हर चैप्टर में से हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आना है। टू गेट एन इम्प्रेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट और कैटेगोरिकल डाटा सेट, ये हम एक्चुअली में यूज़ करते हैं डिस्क्रीट और कैटेगोरिकल। इट इज़ यूजुअल टू रिप्रेजेंट इट बाय अ बार डायग्राम। ये एक बार डायग्राम होती है। टू कंस्ट्रक्ट अ बार डायग्राम द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर कैटेगरीज। आपकी जो एक्चुअली में ये डिस्क्रीट पे या कैटेगोरिकल डाटा पे लगती है। यूजली टू रिप्रेजेंट बाय अ बार डायग्राम। टू कंस्ट्रक्ट बार डायग्राम, जब हम इसको बनाते हैं द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ कैटेगरीज आर टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। आप अपनी जो कैटेगरीज होंगी, जो क्वालिटीज़ होंगी, जो क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा उसको आप रखेंगे एक्स एक्सिस पर। एंड अ बार विद द हाई इक्वल टू इट फ्रीक्वेंसी इज ड्रॉन एज ईच कैटेगरी। अब बार बार आप सुन लें कि सिंपल बार डायग्राम एक्चुअली में या तो आपके पास डाटा डिस्क्रीट होगा, होल नंबर्स का होगा, या फिर वो कैटेगरीज मतलब क्वालिटीज़ का डाटा होगा। क्वालिटी का डाटा, या आप जिसको क्वालिटेटिव का डाटा कहते हैं, क्वालिटीज़ का जो है ना डाटा होगा उसे हम लेंगे इसके ऊपर। वो कहते हैं एक्स एक्सिस पे आपने कैटेगरीज रखनी है और वाई पे आप उसकी फ्रीक्वेंसी। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू मेक अ टेली काउंट ऑफ द डाटा टू हेल्प अस द मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम पहले बनाना सीख चुके हैं। फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल नंबर 2.5 लिए जिसमें नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज़ लिए थे। अब रोटन पोटैटो मतलब जो ख़राब थे उनको हम यही कह सकते हैं, यहाँ तो कोई ख़राब नहीं था, 0 1 2 3, और उसकी फ्रीक्वेंसी बनी हुई है। ठीक है, जब आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना है वो कहता है टू कंस्ट्रक्ट अ बार डायग्राम द नंबर ऑफ रोटन पोटैटो टू टेक। अब देखें आलू ख़राब थे, कितने ख़राब थे हम गिन नहीं सकते हैं ना, डिस्क्रीट डाटा आ गया। तो डिस्क्रीट डाटा पे हम हमेशा जो है ऑलवेज सिंपल बार डायग्राम बनाते हैं। बनाते कैसे हैं, नंबर ऑफ रोटन आपने लेने हैं एक्स एक्सिस पर और यहाँ आपने लेनी है फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे। किस तरह से हम बनाकर देख लेते हैं। देखिए मैं एक ग्राफ यहाँ पे बनाने लगी हूँ। ये मैंने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट बना लिया। ठीक है, ये आपके पास एक्स है और ये आपके पास वाई है। उसने कहा कैटेगरी जो रखनी है ये डिस्क्रीट नंबर ऑफ रोटन पोटैटो जो हैं आपने रखने हैं, नंबर ऑफ रोटन पोटैटो वो आपने रखने हैं इस जगह पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे। अब देखें वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1। तो मैं स्केल सेट करने लगी हूँ इक्वल। आप स्केल के साथ भी इसको लगा सकते हैं, स्केल जो मेजरमेंट्स वाला रख के 1 सेंटीमीटर का आप इस पर जो है वो निशान लगा लें। 0 1 2 3 4 5। ओके, और हमारी फ्रीक्वेंसीज जा रही हैं, देख लें जी फ्रीक्वेंसी कहाँ जा रही है, 1 से लेके 6 तक जा रही हैं। इट्स मीन कि आप यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का आपका गैप इक्वल होना चाहिए। मैं अकॉर्डिंग टू इसके ज़रा थोड़ा सा बनाने लगी हूँ। यहाँ पे भी मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखने लगी हूँ। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक हो गया, और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है 0। हमारे पास 0 जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से 0। सॉरी, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक हो गया, यहाँ 0 का। अब आप देखें आपने सिंपल बार डायग्राम बनानी है। तो सिंपल बार डायग्राम आप कह रहे हैं 0 मतलब 0 कितने पोटैटोज़ हैं जो 0 मतलब 0 हैं, कोई जो है रोटन नहीं है। तो 5 जो है हमारे पास ऐसे हैं जो रोटन नहीं है, 0 हैं। तो इसका मतलब है हम 0, इसका मतलब 5 का पेयर बनना है। फ्रीक्वेंसी आपने इस साइड पे ली है फ्रीक्वेंसी, तो ये पेयर बन रहा है 0 और 5। इसका मतलब x की वैल्यू ये आपके लिए x है। ठीक हो गया, और ये आपके लिए y है। तो x की वैल्यू 0 पे ये हैं 5। तो यहाँ मैं ज़रा बड़ा सा डॉट लगाने लगी हूँ। उसके बाद है 1 पे है जी 6। 1 पे कितना है जी 6 है। तो आप इसको बिल्कुल इस तरह जाएंगे और यहाँ पे तो आप इसको इस लाइन से भी मिला सकते हैं। ठीक हो गया,
ये हो गया जी 6। उसके बाद जी हैं 4 2 x की 2 मतलब 2 पोटैटोज़ कितने हैं 4 ऐसे पोटैटो हैं कि हमारे पास वो 2 रोटन पोटैटोज़ की 2 कितनी दफ़ा है जी 2 दफ़ा, ठीक है। उसके बाद 3 जो है वो 4 टाइम्स है, 3 भी हमारे पास 4 टाइम है और 4 है 1 टाइम। तो ये देखें, ये है सिंपल बार डायग्राम ऑफ रोटन पोटैटोज़ बार डायग्राम। अब आपने अगर इसको टाइटल देना है तो आप इसमें लिखेंगे बार डायग्राम ऑफ रोटन पोटैटो। अब देखिए, हमने कहा था कि आपको कोई भी जो डायग्राम होता है वो बड़े अच्छे से समझा देता है। तो देखें, अगर मैं वो सारा कुछ पढ़ के हटी, अगर मैं उसको छोड़ दूँ और मैं देखूँगी ये फ्रीक्वेंसी है और ये पोटैटोज़ हैं, तो मैं इस चीज़ को देखकर, इसकी इस टाइटल को देखकर, डिस्क्रिप्शन को देख के कि ये जो बार डायग्राम है वो रोटन पोटैटोज़ की है, और मैं इसको देख कर समझ सकती हूँ कि ज़ीरो नंबर ऑफ़, मतलब कोई भी पोटैटो, मतलब ठीक पोटैटो कितने हैं जी 5 हैं, हमारे पास 5 हैं। 6 पोटैटो हमारे पास जो हैं वो नंबर 1 पे जो है वो 6 पोटैटो जो हैं वो हमारे पास हमें, जिनमें 1 आ रही है थोड़ा सा, फिर 2 नंबर पे हमारे पास 4 हैं। तो हम इस तरीके से जो है उनको देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी कि हम इसको देखते हैं। तो ये एक विजुअल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और सिंपल बार डायग्राम इसलिए बनाते हैं, और सिंपल बार डायग्राम किस डाटा पे बनाते हैं ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। सिंपल बार डायग्राम बनाते हैं कि हम कैटागोरिकल डाटा या क्वालिटेटिव डाटा हो, और हम डिस्क्रीट डाटा पे हम जो है वो सिंपल बार डायग्राम बनाते हैं। ठीक हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अगला ग्राफ और उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, और इसको आपने याद भी करना है और अच्छे से समझना भी है, क्योंकि जो भी चीज़ या जो भी कॉन्सेप्ट आप रिमेन नहीं करते और उसको पढ़ते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं, तो वो आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, आपने उसको कमेंट में जाके मुझे बताना है कि इधर से कोई स्टेप्स समझ नहीं आया, और समझ भी आ गया तो भी आपने ओके का कमेंट ज़रूर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।